बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, मुल्क में सर्दी आ गई मगर सियासी दर्जे हरारत में कमी नहीं आई। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मार्च की गर्मी अभी तक कम नहीं हुई थी कि मौलाना फजल रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन पर अलग से महाज खोला हुआ है और गिले शिकवे ताहाल जारी हैं। एक दूसरे को टफ टाइम देने के लिए नई तदबीरें सोची जा रही हैं। अलबत्ता इन तमाम परेशान कुन खबरों के दरमियान एक खबर इंतहाई खुशगवार है कि तहरीक इंसाफ जो इस्लामाबाद में नाकामी के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना चाहती थी, वो अब इस तहरीक के बजाय मुज़ाकरात पर जोर दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले सिर्फ मुक़द्दरा से बातचीत करने के लिए मुसर थी, अब सियासी क़यादत के साथ न सिर्फ बातचीत करने के लिए तैयार नजर आती है बल्कि वो बगैर किसी पेशगी शराइत के बैठने को भी तैयार है। दूसरी जानिब हुकूमती ऐवानों में कभी मुज़ाकरात का करार किया जा रहा है और कभी सानेहा 9 मई और 26 नवंबर की मौफ़ी तलाफी की बात की जा रही है। बहरहाल कल स्पीकर अयाज सादी के घर असद कैसर की मुलाकात में मुज़ाकरात के हवाले से किसी न किसी हद तक ब्रेक थ्रू हो गया है। खबरें ये हैं कि दोनों जमातों के अकाबरीन ने मिल बैठकर सियासी दर्जे हरारत कम करने की हामी भर ली है। अब देखना ही है कि आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात किस करवट बैठते हैं। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आया कि दोनों फ़रीक़ैन में बर्फ पिघलेगी या फिर तनाज़ात के एक नए दौर का आगाज होगा। दूसरी जानिब आज बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इस तरह बानी PTI और उनकी अहलिया पर अब नए सिरे से 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इन केसेस के नताइज भी किसी डील या ढील का तयन कर सकते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की और इस समाअत में इंतहाई अहम सवालात उठाए। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से इस्तफसार किया है कि आर्म्ड फोर्सेज में न होने वाला फर्द आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। फाजिल जजेस ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का तलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का तलाक कैसे होगा। ये केस अहम है, इसकी समाअत कल भी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में इस हवाले से आईनी बेंच का हतमी फैसला आने की भी उम्मीद है। अगर आईनी बेंच ने इस केस पर अपना फैसला बरकरार रखा तो PTI के लिए किसी ठंडी हवा की मानिंद होगा, लेकिन अगर ये फैसला पिछले से बरक्स आया तो फिर बात दूर तक जाएगी। आज की पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, अहमद वलीद साहब, मज़हर बरला साहब और हामिद खान अल-मशरिकी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बानी PTI और बुशरा बीबी पर आयद होने वाली एक और फर्द जुर्म के हवाले से। तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और एक के बाद एक करके हम देख रहे हैं कि फर्द जुर्म आयद होती चली जा रही है। रिजवान रज़ी साहब, आपसे आगाज़ में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहले आपसे ये जिक्र किया था सानेहा 9 मई के हवाले से तो आपने कहा था कि ज़रिया इसको एक तरीके से रिलीफ देखा जाए। मैं बार बार ये वर्ड इसलिए दोहराती हूँ कि जब हर एक केस में आगे बढ़कर फर्द जुर्म आयद होती चली जाएगी तो क्या देखने वालों का नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है या फिर अब हम ये कह सकते हैं कि नहीं, मुश्किलात का एक यूँ कह लीजिए कि वबाल है जो कि बानी PTI का इसमें पीछे किए हुए है। अच्छा देखिए, तूफान आता है तो उस तूफान ने उतरना भी होता है, ठीक है। मुसलसल तूफान की शक्ल के अंदर ये फितरत के खिलाफ है ना। तूफान एक टाइड के ऊपर नहीं रह सकता। टाइड जो होता है वो ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं। इसी तरह जो फर्द जुर्म आयद होती है तो उस मुकदमे में मजीद डेवलपमेंट्स जो होती हैं या मजीद हकायक की दस्तयाबी जो होती है उसका दरवाजा बंद हो जाता है, ठीक है। तो मैं जो इसको कहता हूं कि फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये है कि अब इस मुकदमे में मजीद इल्जामात तो उनके खिलाफ नहीं लगेंगे और उन्हें मुतअय्यन इल्जामात का पता चल जाता है कि मुझे इस इल्जामात के खिलाफ अपना दिफा पेश करना है। अच्छा, तोशाखाना 2 केस के हवाले से भी अपडेट भी आई है कि नहीं, इससे सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना गवाह पेश नहीं करूंगा। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं ना। अब वो अब अपना गवाह पेश नहीं करेंगे तो इसका मतलब है फैसला साजी के अमल को तेज करेंगे, ठीक है। और जब फैसला होगा क्या होगा, वर्स्ट कम वर्स्ट सजा हो जाएगी ना। सजा के खिलाफ अपील का फोरम तो बाकी है ना, और एक नहीं 2 फोरम बाकी है। हाई कोर्ट भी बाकी है, सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अल्टीमेट रिलीफ जो उनकी रिहाई है उसकी तरफ एक कदम बढ़े है। अच्छा, मैं इसको यूं देखता हूं, ठीक है। हाँ। और वो बड़े हैं और ठीक है। अब तक जो इसका मतलब है कि जो पहले वाली उनकी जो स्ट्रेटजी रही है कि किसी केस को नहीं चलने देना और आला अदालतों में जाके चलते हुए केस में जाके रिलीफ ले लेना या उसको चुपवा लेना है। अब देखिए, एक मुकदमा जो हाई कोर्ट से रेफर बैक हुआ और दोबारा सारी उसकी प्रोसीडिंग हुई और उसके बाद फिर उनको सजा हुई। अगर वो पहले दफा ये हाई कोर्ट से जाके उस मुकदमे की समाअत को सस्पेंड ना करवाते, अब तक वो उसकी अपील में जाके रिलीफ भी ले चुके होते। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने या उनके वकला ने लर्न कर लिया है कि लेट द प्रोसीजर रोल ऑन,
جو بھی ہے. مطلب یہ نہیں کہ اب خود بھی یہ لوگ کیسز لڑ کے اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ فیصلے چاہتے ہیں, مزید پروسیکیوشن نہیں. مظہر برلا صاحب مجھے یہ بتائے گا تو پھر ہمیں سے یہ سمجھے کہ جو کیسز ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہونے کو ہیں. بالکل صحیح ہے ضیاب, یہ درست فرمایا ہے رضی صاحب نے کہ ایک طرح سے یہ کیسز بالکل اب اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فرد جرم عائد ہو جائے تو پھر بارے ثبوت دینا پراسیکیوشن کا کام ہے. جو جن لوگوں نے مقدمات بنائے وہ ثبوت فراہم کریں گے کہ یہ 9 مئی میں انوالو تھے اس طرح, یا یہ توشہ خانہ میں اس طرح انوالو تھے. وہ ثبوت دینے ہوں گے. جو میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک ثبوت ان کے پاس مطلب یہ شاید نہیں کہ مشکلات کی گھڑی اب حکومت کے لیے آن پہنچی ہے, کیونکہ ثبوت تو انہوں نے دینے ہیں نا. جی ہاں, ثبوت دینے ہوں گے. پھر ان ثبوتوں کو وہ جو دوسرا فریق ہے جس پہ الزام ہے وہ کس طرح ڈینائل دیتا ہے, کس طرح مسترد کرتا ہے, کیا کہتا ہے. ابھی تک تو جو 2 مقدمات میں فرد جرم عائد ہوئی جی صحت جرم سے انکار کر دیا. اور میں رضی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ مقدمات ختم ہونے جا رہے ہیں. اچھا. چونکہ آج لاہور میں وہ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد ان پہ بھی فرد جرم لگ گئی, عائد ہو گئی. جی جی. تو یہ سارا معاملہ اب لپیٹا جا رہا ہے. صحیح. اب آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ضمانتیں ہوتی ہوئے نظر آئیں گی, کیونکہ پہلے کیس لٹکے ہوئے تھے, ہاں جی. ضمانتیں نہیں ہو رہی تھیں. اب ثبوت تو ہیں نہیں, ثبوت نہیں ہے, یہ سچی بات ہے. اچھا, مطلب آپ کے کہہ رہے ثبوت ہوتے تو اب تک پیش کر دیے جاتے. نہیں ہے نا, ثبوت نہیں ہے, ہے ہی نہیں. ٹھیک. فیصل واوڈا تو کہہ رہے تھے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں ان کی, تو جو ہم 2-3 دن سے انٹرویوز اور ٹاک شو سن رہے ہیں ایسے ہی لگتا ہے. فیصل واڈا ضریاب جی, فیصل واڈا تو اس بلا کا نام ہے جس کو صبح آپ پارا سے کوئی گولی مل جائے, جو بھی جس رنگ کی, پیلی, نیلی, پرپل, جو مل جائے اس کے مطابق وہ بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. ان کا ایک ہی میڈیکل سٹور ہے, آپ پارا میڈیکل سٹور. ان کو وہاں سے جس رنگ کی دوائی ملتی ہے وہ اس دن اسی طرح کا ہی بیان بازی شروع کر دیتے ہیں. وہ فیصل واڈا صاحب کی بہت سی باتیں غلط بھی ثابت ہوئیں. اب مثلا وہ ایک بات کر رہے ہیں, سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, ایک بات کر رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کو طلاق دینا ہوگی. پہلے آپ کی حکومت اس کو شادی تسلیم نہیں کر رہی تھی, عدت کا کیس لے آئی جو کبھی ہوا ہی نہیں. اسلامی تاریخ میں ایک مرتبہ صرف خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک چیز سامنے آئی تھی, تو اس پہ بھی خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ جو عورت کی گواہی ہے وہ معتبر ہے, اس پہ اور کوئی دوسری بات نہیں. تو یہ تو اس کا کیس بھی لے آئے تھے, پہلے اس کو شادی تسلیم نہیں کر رہے تھے, اب ان کو یہ گولی ملی ہے کہ جناب آپ یہ کہنا شروع کر دو کہ جی طلاق دینا ہوگی. تو واڈا صاحب تو اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. میں نے ان کو کبھی سیریس نہیں لیا, نہ اس وقت سیریس لیا تھا جب وہ وزیر تھے. اور اکیلے آپ نہیں, مظہر برلا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں فیصل واوڈا کو سیریس نہیں لیتا, بہت سی حکومتی شخصیات اور اپوزیشن میں بیٹھے لوگ بھی فیصل واوڈا کی باتوں کو اب سیریس لینے سے جو ہے نا وہ پیچھے نظر آتے ہیں. مطلب ولی صاحب, اور مزید کون سے کیسز ہیں کہ جنہیں آنے والے دنوں میں ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اب ان کیسز کے حوالے سے بھی جلد پروسیڈنگز منظر عام پر آئیں گی اور بانی پی ٹی آئی پر ان معاملات میں بھی فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. دوسرا یہ بھی کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں, حکومت فیصلہ کر چکی ہے, ٹھان چکی ہے کہ انہیں 5 سال اندر رکھنا ہی رکھنا ہے, کیونکہ اب خان صاحب اندر رہیں گے تو ان کی گورنمنٹ چلے گی. دیکھیں, جو فرد جرم عائد ہوتی ہے جب دنیا بھر میں, تو اس کیس کو بڑا سٹرونگ سمجھا جاتا ہے کہ جی اب چارج شیٹ جو ہے لگ گئی. ویری انٹرسٹنگ, آپ نے دنیا بھر میں, لیکن اب اپنے پاکستان سے موازنہ کرنا ہے. کیس شروع ہو گیا, یعنی جو انویسٹیگیشن کرنی تھی, انہوں نے جو قوائف اکٹھے کرنے تھے, ثبوت اکٹھے کرنے تھے, وہ انہوں نے اکٹھے کر لیے اور اس کے مطابق انہوں نے فرد جرم عائد کر دیے. اب فرد جرم میں بیسیکلی تو ہوتا ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے اس نے جواب دینے ہیں, کیونکہ فرد جرم میں وہ انہوں نے جرائم جو ہیں وہ لگا دیے کہ یہ
पॉइंट्स हैं, इन्होंने ये किया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे से वहाँ से जवाब आते हैं। और अगर आप इंग्लैंड और जो वेस्ट की हम बात करते हैं, वहाँ फर्द जुर्म लगने का मतलब ये होता है कि अब उस बंदे ने जेल जाना हर सूरत, ठीक है। और वो फर्द जुर्म ऐसे नहीं होती कि फर्द जुर्म जो है तो फर्द जुर्म आयद होनी हो तो लोग वज़ीर आज़म बन जाते हैं। जी देखें, वहाँ पे पुलिस की बड़ी बदनामी होती है कि अगर किसी पे फर्द जुर्म आयद हुई है और वो बंदा जो है अदालत से रिहा हो गया या जमानत हो गई, तो ये बड़ा यानी उस जो इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है कि आपने जो चार्जशीट लगाई उसमें अगर उसकी रिहाई हो गई तो इसका मतलब है कि इदारे की बदनामी हुई कि आपने ये कैसे इन्वेस्टिगेशन की। तो पाकिस्तान में ये जो मामला वैसे इस तरह से होता नहीं है, लेकिन अगर जो मुलज़िम है बानी PTI, तो अगर उनकी खिलाफ जो उन्होंने फर्द जुर्म आयद की है तो इतना टाइम भी लगाया इन्वेस्टिगेशन, जो कि क्लेम ये करते हैं कि उनके पास सबूत हैं, वीडियो सबूत हैं या जो भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें 9 मई ख़ास तौर पे, और उसमें से हिदायत, उनकी मीटिंग्स, उनके जो लोग, तो वो सारा कुछ इकट्ठा करके तो उन्होंने फर्द जुर्म आयद की है। इसमें वो बच नहीं सकते, उनका तो क्लेम यही है ना। अगर अदालत में वो पेश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बच नहीं सकते। तो अब ये मुश्किल घड़ी जो है वो आ गई है और उसमें अब बानी PTI को ये अपने आप को साबित करना होगा कि ये जो सारे इल्ज़ामात हैं उसमें उनकी कोई शराकत नहीं है। अगर वो तोड़फोड़ हुई है तो वो इंडिविजुअल लोगों ने की है, उनकी इन्वेस्टिगेशन पे नहीं हुई। अब ये जो देखे ना इल्ज़ामात जो हैं वो क्या है, वो तो बानी PTI तो नहीं थे वहाँ पे, वो तो खुद तो जेल में थे, हिरासत में थे। कॉल उन्होंने दी थी जी, तो लिहाजा और इसका वो बारहा कह भी चुके हैं कि ये रिएक्शन आना था। यानी इसका मतलब उन्हें पहले से पता था कि जब मुझे आप गिरफ्तार करेंगे तो ये रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जो है वो बड़ा प्लान्ड था। और प्लानिंग देखे ना कि इंस्टॉलेशन कौन सी है, आर्म फोर्सेस की, ट्रू। यानी कि कहीं सड़कों पे एहतजाज नहीं हुआ, हर शहर में उन जगहों पे एहतजाज हुआ जहां से वो सारे प्लानिंग के मुताबिक वो पहुंचे। तो ये जो सारी प्लानिंग है कहाँ पे हुई? नहीं तो वो हिफाजत करने वाले मर गए थे उस दिन। नहीं वो अलग बात है ना, अगर आप पुलिस मर गई थी, देखें वो तो एक जवाब देना ना उन्होंने कि भाई अगर कोई नहीं था वहां पे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के घर दाखिल होके तो सारे आग लगा दें, तोड़ फोड़ कर दें। तो ये तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो नहीं है। मैंने कहना सी गोली क्यों चलाई। हाँ अच्छा, खैर एनीवे जो भी ये जो इल्जामात हैं, अब एक मुश्किल उनके लिए होगी बानी PTI के लिए कि भाई ये अब सारे जवाब देने कि ये प्लानिंग कहाँ पे हुई। अच्छा, अगर ये सबूत उनके पास हैं कि आपकी जमात ने, आपके ये लोग हैं, आपके साथी हैं और उन्होंने इस तरह से इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किए, तो इसमें आपकी बिल्कुल आपके ऐसे बयानात भी हैं। आपका आ गया। मैं आपके पॉइंट पर हामिद साहब से तज्जिया ले लूं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की है और 40 दिन के दौरान बहुत से लोगों से मिलना मिलाना होता है और आपको एक माइंडसेट पता चल जाता है कि इस वक्त जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी मुक़तदरा है वो सोच क्या रही है। ऑफ द रिकॉर्ड अभी मैं और आप डिस्कशन भी कर रहे थे हामिद साहब प्रोग्राम के आगाज से पहले, आपने मैं जब 9 मई के हवाले से पूछा तो आपने कहा नहीं उसके ऊपर तो कोई वो नहीं है ना, उसके ऊपर तो वो बिल्कुल खड़े हैं, सीधे हैं। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमलावर होने के हवाले से भी अभी अहमद वलीद साहब जिक्र कर रहे थे, मजहरुल्लाह साहब का भी सवाल बिल्कुल जायज़ है कि फिर कहाँ थे वो लोग, क्योंकि यहाँ पर जब आना होता है डी चौक पर तो पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो क्या हरकत में आ जाती है ना। मोहसिन नकवी साहब हो गए, IG इस्लामाबाद हो गए, IG पंजाब हो गए, मरियम बीबी हो गई और ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब इनके वगैरह वगैरह लगा लें। तो फिर क्या सोचते हैं वहाँ पर लोग? और दूसरा ये कि जो सवाल इन दोनों साहिबान ने उठाए, देखिए जरिया बड़ी क्लियर बात यह है कि 9 मई में जो कुछ हुआ उसके अंदर कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि जो अदलिया का काम है वो भी किसी और ने करना है और जो किसी और का काम है वो किसी और ने करना है। सबसे बड़ी तो बदकिस्मती ये है। दूसरी बात ये है पाकिस्तान के अंदर ये नहीं बदकिस्मती, मतलब अहमद वलीद साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि बाकी दुनिया में तो फर्द जुर्म जो है वो समझे कि अलार्मिंग है कि ये बंदा अब जेल में गया ही गया।
باقی دنیا میں ایسے نہیں ہے, باقی دنیا میں تو یہی ہے. لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے, پاکستان میں سب سے جو دیکھا جاتا ہے کہ اس مقدمے کے ساتھ ساتھ جو سیاسی درجہ حرارت ہے, سیاسی معاملات کہاں جا رہے ہیں, ہم نے بہت سارے مقدمات کو ایک ایک رات میں ختم ہوتے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو بحث چوری کے اندر جیل میں جاتے دیکھا. پاکستان کے اندر تو یہ ہے. جہاں تک 9 مئی کی بات ہے یا آپ کہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کی بات ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان سے جو بھی مخلص ہے یا جس کا بھی ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان کے اداروں کا تقدس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. وہیں پر اگر وہاں پر انتقام نظر آئے, وہاں پر کوئی سرٹن ادارہ یا پارٹی یا لوگ ٹارگیٹڈ نظر آئے, وہ بھی غلط ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پبلک پرسیپشن یعنی عوامی بیانیہ جو ہوتا ہے وہ مختلف سمت میں چلا جاتا ہے. اس لیے یہ بڑی ایک محتاط انداز میں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عدالتوں کے اوپر بڑی ذمہ داری آتی ہے. ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں ابھی ہم آج توشہ خانہ 2 پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے, اقرار جرم نہیں ہے, صحت جرم سے انکار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروسیکیوشن کے پاس کچھ نہیں تھا میرے کاغذوں میں. اگر ابھی بھی اقرار جرم, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ فرد جرم سے پہلے اگر آپ اقرار جرم کر لیں تو آپ کی سزا بہت کم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروسیکیوشن کا کام مشکل ہو گیا. اس سے کوئی انکار نہیں. ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن وہیں اتنی پاکستان کے اندر یہ دیکھا گیا کہ جس کو جب تک جیل میں رکھنا مقصود ہے, لیکن ہمیں صاحب حکومت کی خاموشی, آپ نے جس طرح جو بھی بات کر رہے ہیں, حکومت کی خاموشی سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی پر, کیونکہ ایک طرف مذاکرات کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت تو پی ٹی آئی بیک فٹ پہ ہے. 26 نومبر کے بعد سے پی ٹی آئی بیک فٹ پہ ہے, سیاسی طور پر تھوڑی تنہائی کا شکار ہے, پبلک سپورٹ کے اندر کنفیوژن ہے. تو اس ساری چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے اوپر بھی اس طرح کھل کے حکومت آگے نہیں آ رہی تاکہ میکسیمم جس کو ہے پی ٹی آئی کو دباؤ میں لایا جا سکے اور پھر اس کے بعد کچھ اپنی ٹرمز بنائی جا سکے. کیونکہ بہرحال آگے بہت سارے کیسز ہیں, حکومت کے پاس سیاسی بہنچال اتنا ہے, چاہے وہ فارم 47 کے حوالے سے کیس ہو, الیکشن کمیشن کے کیسز ہوں, تو حکومت کی چاہے کہ کسی ایسی ٹرم کے اوپر تحریک انصاف کو اس وقت راضی کر لے یا دباؤ ڈال لے جس کا آئندہ فائدہ اٹھا سکے. اس وقت تحریک انصاف کی بیک فوٹنگ سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. دوسرے کہ حکومت کے پاس شاید لے دے کے کچھ چند ہی دن ہیں, کیونکہ اس وقت ہوا تھوڑی تھمی ہوئی ہے اور ابھی خود بھی کسی اور نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی ہے پی ٹی آئی. تو گورنمنٹ کے پاس ایک اچھا ہی اپروچ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی آپ کو منوا لے. لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ٹی او آرز بھی طے کریں اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے. اینی ویز ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, دوبارہ کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیون پبلک اوپینین. جی ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, آج سویلینس کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو ہے آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی, اور سماعت کے دوران جو جج صاحب ہیں جسٹس جمال بندوخیل صاحب, ان کے بڑے ہی اہم ریمارکس منظر عام پر آئے. یہ جو ریمارکس ہیں وہ انتہائی قابل غور ہے, اور کچھ اس طرح سے 2 سوالات جو ان کے تھے اپنے ریمارکس میں. انہوں نے کہا کہ آرمڈ فورسز میں نہ ہونے والا فرد آرمڈ فورسز کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے. دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یہ ان کے سوالات تھے, جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سویلینس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے. اچھا, ہمارے ہیں کیسز کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ریمارکس کچھ اور ہوتے ہیں لیکن فیصلے اس کے برعکس آتے ہیں. لیکن باوجود اس کے احمد ولید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کیس کی سماعت ہے, اس کے آنے والا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا بھی تعین کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جو ملٹری ٹرائل ہے وہ تو اوبیسلی ایک مخصوص حالات میں کیا جاتا ہے, اور وہ مخصوص حالات جو ہیں وہ مارشل لا بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے ایکٹ کے اندر جس میں کہ کوئی اگر کسی فوجی کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے یا کوئی وہ پھر وہ مخصوص حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں یہ سارا, اور جو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ جو اٹیکس ہیں جی ایچ کیو پہ یا اس طرح کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو بیس بنا کے تو ملٹری ٹرائل جو ہے نا کیا جائے. آج سوالات جو اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے مناسب سوالات ہیں کہ کیسے آپ اس کو انڈائٹ کریں گے, اس میں کیسے انوالو کریں گے بانی پی ٹی آئی کو, کہ سویلین جو ہے وہ جیسے مثالیں بھی دی گئیں کہ اگر کوئی کسی زراعت کے محکمے میں کام کرتا ہے, پریزیڈنسی میں, ہاں زراعت اور پریزیڈنسی پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ عام دہشت گردی کا جو عدالت ہے اس میں جاتا ہے, یا دوسرے جو کیسز ہے زراعت کا محکمہ ہے تو اس کے, تو یہ اب ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا
जो बानी पीटीआई हैं या ऐसे लोग जिन्होंने GHQ पे अटैक किया, तो क्या उनका केस जो है वो मिलिट्री ट्रायल उनका हो सकता है या नहीं? तो ये बड़ा यानी समझे कि ये केस बड़ा अहम है। इसमें ऑब्वियसली जो पूरे दलाइल होंगे दोनों तरफ से, वो डिसाइड करेंगे कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या वो लॉज ऐसे मौजूद हैं जिसमें अगर कोई इसी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करे। डिसाइड यकीनी तौर पर कोर्ट्स ने करना है, लेकिन मुझे ये भी बता दीजिए कि जो हमारे यहाँ केस हिस्ट्री रही है ना, हमने माजी में देखा है कि बाज़ों का जजेस के रिमार्क्स कुछ और कहते हैं, फैसले कुछ और बोलते हैं। हाँ नहीं, कुछ ऑब्वियसली रिमार्क्स तो वो तो तकिया किया जा सकता है, रिमार्क्स नहीं, रिमार्क्स पे कोई तकिया नहीं किया जा सकता, वो तो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये कैसे होता है। अब ये वकला हैं, उन्होंने साबित करना है वहाँ पे। और कुछ केस ऐसे थे जो बड़े ऑब्जेक्शनेबल थे, जिसके ऊपर बड़ा इतराज भी किया गया। गुजरांवाला में एक केस हुआ था जिसमें एक शख्स के ऊपर उन्होंने मतलब ट्रायल किया और उसको वो सजा सुनाई गई। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब इस केस में ये बड़ी अहमियत का अमर हुआ केस, जिसमें बड़ी अहम शख्सियत हैं बानी पीटीआई, उनके ऊपर अगर उन्होंने मिलिट्री ट्रायल करना है तो उसके लिए पूरा जवाब देना पड़ेगा कि हाँ जी ये केस जो है उनके एक्ट के तहत बनता है। और बात फिर वहीं पर आ जाती है जो हम लोग ब्रेक से पहले भी कर रहे थे कि गवर्नमेंट के पास अगर कुछ होता तो शायद वो 9 मई वाले केस में पेश कर देते, तो फिर यहाँ पर भी कुछ चीजें उनको इकट्ठा करना होंगी जहाँ पे उनका फेलियर हमें नजर आता है। बहरहाल रिजवान रज़ी साहब, खान साहब से रिलेटेड उनके जितने भी सियासी नाक़दीन हैं, चाहे वो हों या फिर उनके सियासी नज़रिए से इख्तलाफ करने वाले कुछ लोग ही क्यों ना हो, कुछ से मुराद चले मैं फिगर ले लेती हूँ, लेकिन हमें ये रियलिटी भी जो है ना वो ज़रा गौर रखनी होगी कि वो सिर्फ पाकिस्तान में ही मकबूल लीडर नहीं है, दुनिया के बाहर भी उनकी मकबूलियत का डंका बजता है। तो क्या बावजूद इसके आपको लगता है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मिलिट्री ट्रायल करना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुक़द्दरा के लिए अफोर्डेबल होगा? देखिए, मैं इससे पहले जरा इसकी तारीख बयान कर। जी जी। क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो नाफज कवानीन का जो मजमुआ है, पाकिस्तान पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्स जो है कोड जो है, क्या उसका हिस्सा है? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं रहा। 9/11 से पहले शायद ऐसा नहीं था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? 9/11 होता है, और 9/11 के बाद हमारी जो मुक़तदरा है वो अपनी पॉलिसी बदलती है, और जो मुजाहिदीन होते हैं वो दहशतगर्द करार पा जाते हैं। पहले जिनको मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर हीरो तस्वर किया जाता था, अब उनको पकड़वाना इनाम का बायस हो गया। चलिए, आपने ये पॉलिसी तो ले ली, अब मसला ये था कि इनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए, इनको अदालतों के जरिए सजाएं दिलवाई जाए और जेलों में ठोसा जाए। फिर एक जवाज हुआ और कि जनाब फलां फिरके के लोग जज जो है ना वो सजाएं नहीं देते, इसलिए फलां फिरके के जज भर्ती किए जाएं, और हमने भर्ती करके देखे, और वो फिर हमें मतलब कि वो इतनी करप्शन की उन्होंने कि हमें अपनी अदलिया की रैंकिंग बताते हुए शर्म आती है। इसलिए पहले तो फिर जज साहब अगर सवाल कर रहे हैं तो ये भी पूछें कि यार ये सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के अंदर ये मामला उठा कहां से था? उपाया ने 9/11 के बाद जो तरमीमात की गई थी उसमें उठा था। ये MMA ने जब वर्दी के अंदर सपोर्ट किया था उसके अंदर इसको कवर दिया गया हुआ है। तो पार्लियामेंट जो है वो अपने फैसले के ऊपर भी नजरसानी कर सकती है, अदालत भी उसको निशानदेही कर सकती है कि भाईजान ये थोड़ी सी इंक्रोचमेंट हो गई है। एक बात। दूसरी बात ये करना होता तो शायद अब तक कर चुकी होती, और इस बात या हो सकता है किसी में भी हो सकता किसी ने तवज्जो ही न दिलाई हो। एक बात। अच्छा। या हो सकता है कोई डर रहा हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर हमने ये बात तय कर दिया, और हो सकता है इस फैसले के अंदर तय हो और इस कुव्वत को वहीं पे धकेल दिया जाए, लेकिन एक बात अपनी जगह के ऊपर वाज़ेह है, वो ये है कि मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं उनके ऊपर अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी आती है तो वो हमने तरमीम कर दी हुई है उनके लिए कि वो अपने बंदे का खुद ट्रायल करते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके साथ क्या मुंसलिक लोगों का वहां पे ट्रायल हो सकता है उस कानून साजी के तहत जो हमने 9/11 के बाद की थी? ये सवाल अदालत के सामने दरपेश है। आइन में कहीं ये मौजूद है या कानून साजों ने इसके ऊपर कोई कानूनी मुशावरत कर रखी है? नहीं, कानूनी मुशावरत थी तो हमने, हमारी पार्लियामेंट जो वजूद में आई थी शौकत अजीज वाली, उसने इनको कवर दिया था ना। ठीक है, चलिए मैं वो जो उसमें किया था। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम उसको देखें कि ये डिस्टॉर्शन हुई थी,
اور خاص وقت خاص ضرورت کے تحت ہوئی تھی. تو اب اگر اس ڈسٹورشن کو ختم کرنا ہے ضرورت تو پاکستان کی سیاست میں ویسے بھی ہر وقت موجود رہتا ہے. ہمیشہ مجھے یہ بتائیے گا افورڈیبل ہے ہمارے لیے بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل؟ ہم ڈومیسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ود ان دا پاکستان اور انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پاکستان سے باہر بھی ایکسیپٹیبل ہوگا لوگوں کے لیے بھی یہ؟ ذریعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی حالت میں اتنی بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ملٹری ٹرائل ہونا جو ہے وہ خطرناک ہوگا, وہ بہتر نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جیسے ادارے کی موجودگی میں آپ بڑا صاف اور شفاف ٹرائل چلائیں, آپ اس کو جو سزا بنتی ہے اس کے مطابق دیں. ملٹری کورٹ کے اندر صاف اور شفاف ٹرائل ہونے کے باوجود بہت سارے سوالات اٹھیں گے, پوری دنیا کی انگلیاں اٹھیں گی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام کے اندر بہرحال ایک بے چینی پھیلتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری ٹرائل جو ہے, ملٹری ٹرائل صرف اور صرف انتہائی وار کی سچویشن میں ہوتا ہے. ملٹری ٹرائل پوری دنیا میں بغاوت کی سچویشن میں ہوتا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر حالات کو بہتر اور نارملائزیشن کی طرف لانے کے لیے کسی بھی حالت میں ججز بھی میرا خیال ہے اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں جب وہ آرٹیکل 8 کا حوالہ دیتے ہیں کہ آرٹیکل 8 جو ہے وہ سویلین کو بہت سارے رائٹس دیتا ہے جس کے تحت وہ ٹرائل نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھے بھٹو صاحب کا ہم نے فیصلہ 30 سال 40-50 سال بعد کیا کیا, عدالتوں نے معافی مانگی. لیکن ملٹری کورٹ تو نہیں تھا نا بھائی. پاکستان کسی اور بڑی لیڈرشپ کو اس انداز کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہتر ہے ٹرائل ہو, ٹرائل ہونا چاہیے, اس سے کوئی انکار نہیں. بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم جوڈیشل جو سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر اعتماد کیا جائے. اس سے عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ فنکشنل ہیں. ان کو کسی اس ہائی پروفائل کیس کے لیے ملٹری ٹرائل جو ہے وہ بہت سارے سوالات. ٹھیک ہے, عدالت کس حد تک جو ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھ رہی ہیں؟ مظہر اللہ صاحب, آج اس کا یوں کہہ لیجیے کہ ایک عمل ہم نے یہاں سے بھی دیکھا کہ جب الیکشن کمیشن کے طریقہ کار اور کردار پر سخت سوالات اٹھائے گئے اور عادل بازائی کی رکنیت معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی, الیکشن کمیشن ملک کی تمام عدالتوں سے بالاتر ہے. یہ سوال اٹھائے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے, انہوں نے کہا جسٹس عقیل عباسی صاحب کی ریمارکس تھے, بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ضیاب, ایک تو مجھے آپ پہ ایک تھوڑا سا اعتراض ہے. جی جی کھل کر کیجیے. کہ یہ 2-3 بار آپ نے محکمہ زراعت کا ذکر کیا ہے. اچھا, الیکشن سے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ محکمہ زراعت کی رپورٹ کے مطابق فلاں 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 جیت رہا ہے. تو اس ٹویٹ کے میرا خیال آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا تو میں لاہور سے اسلام آباد آ رہا تو ایک ادارے کی طرف سے فون پہ فون آئے جا رہے. میں فلائٹ موڈ پہ رکھ کے جاؤں گی گھر. تو انہوں نے کہا, اچھا میں نے فون سنا بڑے آرام سے, انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا ٹویٹ کر دیا, وہ فلانے صاحب کہہ رہے ہیں, ہمارے چیف صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ڈیلیٹ کروائیں. میں نے کہا میں نے تو آپ کا ذکر ہی نہیں کیا, میں نے تو محکمہ زراعت کا کیا ہے. تو آگے سے جو آفیسر تھے وہ کہنے لگے ہن تسی سانو ایڈا بھی کاکا نہ سمجھو. تو یہ تو محکمہ زراعت کے حوالے سے تھی. اچھا, یہ جو رضوی صاحب نے بات کی نا, یہ بات بالکل درست ہے. جنرل مشرف کے دور میں ہماری صحافیوں کی ایک میٹنگ تھی, اس میں طلعت حسین نے یہ سوال کیا جنرل مشرف سے کہ کل تک آپ جن کو مجاہدین کہتے تھے آج ہم کیسے ان کو دہشت گرد بنا دیں. آپ نے تو یہ بڑا درس دیتے رہے آپ لوگ ہی کہ یہ مجاہدین ہے, یہ مجاہدین ہے, یہ مجاہدین ہے. اور باقی جو انہوں نے کسی فرقے کے حوالے سے بات کی کہ ججز اس فرقے کے آئے, تو یہ بات عدلیہ کے لیے باعث شرم ہے کہ اس بنیاد پر آپ ججز بھرتی کریں یا یہ چیزیں آئیں. اب یہ جو عادل بازئی والی سیٹ ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب پھنس گئے ہیں. وہ تو انہوں نے حلف نامہ اپنا دیا کہ یہ بندہ نون لیگ کا ہے, اس کی سیٹ تو بحال ہوگی. یا میاں صاحب 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو سکتی ہیں, میاں صاحب کی 5 سال کی نااہلی کے علاوہ ان کی سیٹ بھی جا سکتی ہے. ویسے بھی میاں صاحب کو کچھ لینا دینا تو ہے نہیں آج کل کی سیاست میں, ڈی سیٹ یا ہو جائیں یا پھر دوبارہ سے ان کے اوپر نااہلی کی تلوار. کیا فرق پڑتا ہے بڑا سا؟ آپ صحیح فرما رہی ہیں, لینا دینا نہیں,
लेकिन ये जो डी चौक में जो कुछ हुआ जी उसके बाद किसी बंदे ने अपने भाई को फोन किया कि ये ठीक मैसेज दो और अपनी बेटी को कहा कि ये बयान दो, तो वो दोनों फोन टेप होके किसी जगह पहुंच चुके हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। मत तो वो नहीं, अच्छा वो जो मैसेज था मुझे ये बता दीजिए, वो मुफाहमत के हवाले से था या फिर नहीं हाँ हाँ। जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट अगले दिन आया था, हाँ जी, और उसके बाद उससे अगले दिन मरियम नवाज का स्टेटमेंट आया था कि मैंने पंजाब पुलिस को मना किया था कि गोली नहीं चलानी, और शहबाज शरीफ ने भी किसी शख्सियत का नाम लिया कि उन्होंने जी हल किया सारा कुछ। ठीक, तो हाँ जिसने फोन किया हाँ कि ये स्टेटमेंट दो हाँ जी। अपने भाई को और बेटी को, सही, उसका फोन टेप हो गया, वो टेप होके पहुंच चुका है किसी जगह, पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक। तो आप कहती हैं लेना देना कोई नहीं, लेना ठीक है। देना तो है। सही है। इसका मतलब फिर नाराजगी यूं ही नहीं थी, दिनों चल रही थी, जिसके बाद हमने देखा एक प्रेस रिलीज भी आई थी। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ा सा माहौल खुशगवार करते हैं इस एतबार से भी कि इस मुल्क में मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। क्या सिर्फ ये बाज़गश्त ही रहेगी या फिर हम सब मिलकर मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे? आफ्टर द ब्रेक स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आज हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ये मुअम्मा ताहाल बरकरार है, लेकिन इसी असना में खबरें ये भी आती रही हैं कि कल गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर अयाज सादिक के घर असद कैसर साहब की उनसे मुलाकात हुई है और मुज़ाकरात के हवाले से किसी न किसी हद तक एक ब्रेक थ्रू हो गया है। बहरहाल वो जो पेशगी शराइ थी वो तो फिलहाल पीछे रखी गई हैं, लेकिन एक बड़ी मुनासिब बात की गई है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी कहा कि हाँ हम भी अपने वज़रा से बात करेंगे। वो ये कि जो कल भी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि अता तारड़ साहब ले लें, तलाल चौधरी साहब ले लें, अज़मा बुखारी साहबा ले लें, ख्वाजा आसिफ साहब ले लें, जहां पर मुज़ाकरात की बातें होना शुरू होती हैं तो वहीं पर कुछ हुकूमती वज़रा जो हैं वो ऐसी तुंदो तेज बयान दे देते हैं कि जिससे सामने वाले को इश्तियाल मिलता है और फिर मुज़ाकरात जो हो रहे होते हैं हम देखते हैं कि उसका जवाब टॉक शोज में किसी और तरीके से देखने और सुनने को मिलता है। अहमद वलीद साहब, अगर हम देखें, अगर मुज़ाकरात शुरू हो भी जाते हैं या हो भी रहे हैं तो ये जो सबसे पहली चीज़, एक पहला नुक्ता रखा गया है कि भाई आप अपने लोगों को कहिए कि थोड़ा सा नरम मिजाजी का सबूत दें, क्योंकि अगर बात चल ही पड़ी है। ये कितना बेहतर होगा कि अगर बयानात देने में थोड़े से मुनासिब अल्फाज का चुनाव कर लिया जाए? देखिए, ये सारे कोई भी मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होते हैं पार्टीज़ के दरमियान, तो पहले बैक डोर में गुफ्तगू होती है कि हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो जो आपके फायर ब्रांड लीडर्स हैं उनको आप पहले ज़रा थोड़ा खामोश कराएं, दोनों तरफ को। ऐसा नहीं होता कि पहले मुज़ाकरात शुरू हो जाएं बाद में उनको चुप कराते हैं जी। ऐसा नहीं है कि ऐलान हो जाए मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं और उसके बाद आप कहते रहें कि पहले इनको चुप कराएं। तो इसका मतलब है कि अभी कोई पक्की बात नहीं है कि मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि अभी हुकूमत और जो अपोजिशन यानी पीटीआई जो है वो चाह रही है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से नहीं आया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और कहते रहती है कमेटी का ऐलान किया। हाँ, हुकूमत कहती रहती है जी ठीक है हमसे मुज़ाकरात करें। इससे पहले जो तहरीक इंसाफ थी, बानी पीटीआई जो है वो ही नहीं चाहते थे कि हम कोई सियासतदानों से मुज़ाकरात करें, हम मुक़्तदरा के साथ मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास असल ताकत है। निकलना है ना, अब चले आ तो गए ना उस तरफ। मैं ये करना चाह रहा हूँ बात कि एक स्टेटमेंट जो है या एक ट्वीट जो है बानी पीटीआई का भी इंतजार है कि वो इसके ऊपर कोई अगर गो हेड दें। अच्छा, इस पे मेरी पॉइंट ले लीजिए, वो आपके लिए भी आसानी रहेगी। अभी जब हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे ना तो अलीमा खान साहिबा ने मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए इस बात को कंफर्म किया है कि खान साहब ने जो उनसे लोग मुलाकात के लिए गए थे जेल, उनको थोड़ी झाड़ पिलाई और उन्होंने कहा कि आप सिविल नाफरमानी के तरीके हवाले से बात क्यों नहीं कर रहे। नो प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, ये इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है ना, मैं यही चाह रहा हूँ कि वहां से अगर कोई मुस्बत इशारा आए, अगर वो मे भी कोई थोड़ी देर बाद एक ट्वीट आ जाए कि जी खान साहब जो हैं या बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने कहा जी सिविल नाफरमानी की तहरीक तो जरूर चलेगी। हाँ। अगर मेरी पार्टी के लोग
नहीं चलाना चाह रहे तो फिर मैं खुद चलाऊंगा। ठीक। यानी इस तरह की बातें, इसलिए अभी कब्र अज़ वक्त है ये कहना कि जी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। एक अभी ये जो लोग हैं बैरिस्टर गोहर हैं या ऐसे लोग पीटीआई के जो पहले भी चाहते थे कि वो कोई दरमियानी रास्ता निकले, जब ये डी चौक पहुंच रहे थे उस वक्त भी बातचीत हो रही थी कि कहाँ पे हम कोई थोड़ी सी लचक दिखाएं, लेकिन लचक एक तरफ से नहीं आ रही, ठीक। वो है अडयाला जेल, वहां से लचक नहीं आई। ठीक है। अभी भी अगर कोई ऐसा पॉजिटिव साइन आ जाए वहां पे तो फिर कोई हम कह सकते हैं सॉलिड ग्राउंड के ऊपर कि हाँ जी मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ रजामंद है। ठीक है, लेकिन मजहर बल्ला साहब, हुकूमत का तो ये रवैया रहा है ना कि जब तक उसकी पीठ पर लाठी ना पड़े वो लोग भी मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आते। हमें तो ये भी होते हुए देखा है कि कहा कुछ जाता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस अमल को कर पहुंचते और इंतजार कर रही होती है कि जो हमसे वादा किया गया था उसको पूरा किया जाएगा, तो फिर वो पूरा नहीं होता। हुकूमत की अपनी साख भी तो खराब है ना, फिर बानी पीटीआई कैसे कह दें कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक ना चलाएं। देखिए 25 नवंबर को भी मुज़ाकरात हो रहे थे जी, और मुज़ाकरात कोई और कर रहा है। ये जो बातें अहमद वलीद साहब कर रहे हैं ना, सियासी पार्टी फलानी हुकूमत की, ये बस ऐसी चेहरे हैं सामने रखे हुए। मैंने पहले आपको कहा ये फेसेस हैं, मुज़ाकरात कोई और कर रहा है। और ये लोग हुकूमती लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, ये उनको शाम को रिपोर्ट देते हैं जाके कि सर ये बातें हो गई हैं, ये हमने कहा, ये उन्होंने कहा, ये फलाने कहा। ये 25 को ऑफर मौजूद थी कि बानी पीटीआई को रहा कर देते हैं, वो नथिया गली रेस्ट हाउस में रहे और 6 महीने के लिए वो छोड़ दें लोगों को मिलना और सियासी बयाना देना और मुदाखलत छोड़ दें। ये बात भी इसकी कॉन्फर्मेशन भी अलीमा खानम ने की थी। अच्छा, अब ये है, अब ये जो अभी मुज़ाकरात की बातें हो रही है ना 2 दिन से, जी। मेरे पास ये कम से कम हफ्ते से खबर है कि वो जो असल मुक्तदरा उन्होंने ये डिसीजन किया कि जी मुज़ाकरात में हम शरीक नहीं होंगे, हम पसे पर्दा रहेंगे, पर्दा नशीनों की तरह, और हमारी तरफ से ये हुकूमत के कुछ लोग मुज़ाकरात करेंगे जो हमें रिपोर्ट किया करेंगे। सही। तो ये वो रिपोर्ट किया करेंगे। बाकी जो कोई शक है ना किसी को, वो मियां जवेद लतीफ की गुफ्तगू सुन लेना जो 2-3 दिन पहले उन्होंने की है कि हमें जबरदस्ती जितवाया गया, हमें जबरदस्ती हुकूमत दी गई, हमें जबरदस्ती ये किया गया। ठीक है, ये तलाल चौधरी वगैरह ये क्या बेचते हैं भाई? जब शहबाज शरीफ को जबरदस्ती हुकूमत दी गई है तो ये बेचारे क्या बेचेंगे? मुज़ाकरात किसी और से हो रहे हैं। ठीक है, बड़ा सा पॉइंट आपका आ गया हाफिज साहब। मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है, हुकूमत कई बार बानी पीटीआई या उनकी जमात से बात कुछ करती है, करते कुछ है। मैंने कल भी एक सवाल उठाया था अपने मेहमानों के आगे कि बेहतर नहीं होगा कि हुकूमत की चाल ढाल को देखते हुए जरा जो अपोजिशन इत्तेहादी हैं उनको भी साथ मिला लिया जाए ताकि बेहतर रहे। और वो कहते हैं कि गवाहान इकट्ठे कर लिया जाए कि देखिए इन्होंने हमसे ये वादा किया था और अब ये वो कर रहे हैं, जो कि रीत रही है पिछले 2-2.5 सालों के दौरान। आपको नहीं लगता कि सोलो फ्लाइट लेने के बजाय किसी को साथ मिला लें तो बेहतर होगा? देखिए बात यह है कि मैंने एक प्रोग्राम में कल कहा कि सूरत हाल ये है कि हुकूमत इस वक्त जो है ना वो समझ रही है कि शायद उसने तहरीक इंसाफ को कोई चारों शाने चित कर लिया है और कोई ये रेसलिंग थी और अब वो जनाब विनिंग पोजीशन में है। जबकि हकीकत ये है कि उर्दू में मुहावरा है कि कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। ये बात इनको समझनी होगी। ये पिछले 2 साल से जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ से, मैं हकीकत जानती है जिस अंदाज से तहरीक इंसाफ ने इनको हुकूमत को, नून लीग को पंजाबी में कहते हैं नकेल डाली हुई थी, उस सूरत हाल से अगर ये निकल आए हैं तो इनको चाहिए कि फौरी तौर पर बामकसद, बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करें ताकि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल बेहतर हो, पाकिस्तान में सियासी भौचाल कम हो। अपनी अना और जिद और इसको जो विक्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है ना कि अब हम जीत गए हैं तो हमने विक्ट्री स्टैंड पे जाके बात करनी है, इससे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। और हुकूमतों के लिए हमेशा लाजिम होता है पीटीआई के लिए भी तो कुछ सबक होना चाहिए ना। पीटीआई को जाके कौन समझाए कि भाई आप इत्तेहादी अपोजिशन को साथ लेकर चलें, बस बहुत आपने अकेले चल लिया। आपको हल बताता हूँ, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। मुख्तसर कमेंट रखिएगा, फिर मेरे पास लास्ट 2 मिनट है रजीज साहब के पास जाने। मुज़ाकरात करें, जब तक ये बैक चैनल पे करेंगे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। ओपन डायलॉग करें, अवाम को पता चले कि किसके मुतालबात जायज हैं,
किससे क्या वादे वईद किए जा रहे हैं ठीक और है। कौन भाग रहा ठीक है। जब अवाम के सामने आप लाएंगे तो फिर तहरीके इंसाफ भी नाजायज बात नहीं कर दुरुस्त। सकेगी, हटदर्मी नहीं दिखा सकेगी। और सबसे बढ़कर ये कि मैंडेट बहरहाल बैरिस्टर गौहर के पास बहसीयत चेयरमैन तहरीके इंसाफ, लेकिन वो मुज़ाकराती और अगर कमेटी का हिस्सा वापस से रिजल्ट नहीं निकला, है हमेशा, वो मुज़ाकराती तो कमेटी का हिस्सा इमरान नहीं खान है। भी मानेंगे। ठीक है, पॉइंट आपका आगे। रज़ी साहब, चाहे पीटीआई की बातें मुझे मानी मौका जाए, दे दें आप, बस मुझे मौका दे दें। दे रही मेरा हूं, तो मेरे हाथ सवाल नहीं तो रोक ले रहे, लें, सवाल मेरा तो तो ले हाथ लें, नहीं रोक रहे आप मेरा सवाल कि ले यार लें। तुम छितर मार के मुज़ाकरात भी करना चाहते हो, और आपकी 26 नवंबर की कॉल फ्लॉप हो चुकी मेरे भाई। अब आपने नीची जगह पे बैठ के मुज़ाकरात करने। अच्छा मेरे भाई मिनाज साहब मुझे बहुत प्यारे हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो मुज़ाकरात इनसे नहीं हो रहे। हाँ। अगर इनसे नहीं हो रहे तो फिर ये किस चीज की रिपोर्ट पेश करते हैं भाई? किसी की चीज की तो रिपोर्ट पेश करते हैं ना, तो चलिए मान कोई इज्जत दे दी होंदी है दूजे नू। देखिए मेरा तो इन मुज़ाकरात के बाद ना हंस के ना मेरी तो वक्खियों में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने शिबली फराज साहब का सेनेट के अंदर खिताब सुना, इतनी शरीनी झलक रही थी। मुझे अहमद फराज साहब याद आए उनको देख के कि वो कितने खुश जुबान थे, और शिबली साहब पहली दफा खुश जुबानी में बोले। फिर मैंने बैरिस्टर गौहर जान साहब की भी तकरीर जो कौमी असम्बली में थी वो भी सुनी, बड़ा मजा आया। फिर उसके बाद मीर शेर अफजल खान साहब ने, मरवत साहब जो हैं, उन्होंने तो हद ही मुका दी। वो तो माफी मांगने आईजी के पास पहुंच गए कि मैंने आपको दिया था। ये सारी मुज़ाकरात की बरकतें हैं सर, इनको एंजॉय किया जाए, इन मुज़ाकरात की बरकतों को। देखिए मुज़ाकरात जो हैं वो सामने हो रहे हैं, छुप के हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए भाई। बात ये है कि पीटीआई एक ही वक्त में एक हाथ गर्दन के ऊपर, गिरेबान के ऊपर और एक हाथ पांव पे नहीं रख सकती, और पीटीआई का ये जवाब भी नहीं माना जा सकता कि हमारा बयानिया तो बैरून मुल्क बैठे हुए लोग बनाते, हमारे अकाउंट तो वो ऑपरेट करते हैं। तो आप मुज़ाकरात कीजिए, इसके अंदर बाद में हम इसको काबू करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अहमद वलीद साहब ने फरमाया कि फायरी जो होते हैं, फायरी लोगों को रोका जाता है, फिर मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तो पहले रोका जाएगा, कोई जवाब काबिल कबूल नहीं होगा। चलें जी, ये हमारे इस वीक का आज का लास्ट प्रोग्राम था कि जब मंडे को हम आपके सामने हाजिर होंगे तो कोशिश करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि हुकूमत और अपोजिशन एक टेबल पर पहुंच जाएं, क्योंकि ये उनकी अनाओं के मसले हैं, लेकिन ख्वार पाकिस्तान के शहरी हो रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।